अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप में से कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हमें ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का समझा दें, इसकी ना समझ नहीं आ रही इस टॉपिक की। देखिए, जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन वाला टॉपिक है ये बिल्कुल इजी है अगर आप इसको समझ के पढ़ते हैं तो। इससे आपके एमसीक्यूज भी सारे क्लियर होते हैं और एससीक्यूज भी। ठीक है, तो देखते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होती क्या है। सबसे पहले हम इसकी ना डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन इसकी है कि जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं। कैसे? मतलब सेल जनरेट्स एटीपी। कैसे? बाय यूजिंग द एनर्जी, एनर्जी को इस्तेमाल करके। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो इलेक्ट्रॉन से आती है। वो इलेक्ट्रॉन से कैसे आती है? जब वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव करता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक है, फास्फोराइलेशन का मतलब द एडिशन ऑफ फास्फेट, मतलब एटीपी सिंथेसिस। अब ऑक्सीडेटिव का क्या मतलब है? इसका मतलब है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। अब ये कहाँ पे होती है? ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। कहाँ पे? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। अच्छा, इसके अलावा ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, ये आपने याद रखना। इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब इसका जो प्रोसेस है या इसके स्टेप्स हैं वो देखते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले इसमें क्या चीजें इन्वॉल्व होती है? इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्व होते हैं, आपने याद रखना है। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यूज होती है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सबसे पहले जो चीज हमने देखनी है उसमें कम्प्लेक्सेस होते हैं हमारा। ठीक है, कम्प्लेक्सेस और साइटोक्रोम होते हैं। साइटोक्रोम क्यू, साइटोक्रोम सी। ठीक है। अच्छा, जो कम्प्लेक्स वन है इसका क्या नाम है? इसको हम कहते हैं NADH डीहाइड्रोजिनेज। क्या? इसको हम कहते हैं NADH डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये क्या है? हमारा कम्प्लेक्स वन है। अच्छा, अब ये क्या करता है? ये करता ये है कि ये जो NADH इससे प्रोटॉन को ये अलहदा करवाता है। ठीक है, इससे प्रोटॉन अलग और इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स वन जी हैं ये NADH की क्या करवाते हैं? ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन क्या होती है यहाँ पे? क्वेश्चन है कि सर ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये जो NADH है इससे प्रोटॉन भी रिलीज हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन होगी। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे कम्प्लेक्स वन में। ठीक है, जब ये कम्प्लेक्स वन से होके साइटोक्रोम क्यू की तरफ जाएंगे तो यहां से क्या होगी? पंपिंग ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, कहां से? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में प्रोटॉन की पंपिंग होगी। यहां से प्रोटॉन यहां से पंप होंगे। ठीक है, जब पंपिंग होगी तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? एटीपी प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? एटीपी। प्रोटॉन की पंपिंग की वजह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? यहाँ पे प्रोड्यूस होगा एटीपी। और वो प्रोटॉन कहाँ से कहाँ पंप हुए? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से वो प्रोटॉन गए इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में और एक उसके पंपिंग के नतीजे में क्या प्रोड्यूस हुआ? एक एटीपी। तो प्रोटॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। ये बात आपने माइंड में रखनी। ठीक है, एक एटीपी प्रोड्यूस होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स वन हमें एक एटीपी देता है। ठीक है। अच्छा, साइटोक्रोम क्यू में उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाते हैं कॉम्प्लेक्स थ्री में। ठीक है, जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स थ्री को लीव करते हैं साइटोक्रोम क्यू की तरफ जाते हैं तो यहाँ से फिर पंपिंग होती है प्रोटॉन की। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से फिर प्रोटॉन कहाँ जाते हैं? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, जब प्रोटॉन की दोबारा पंपिंग हो रही है तो क्या प्रोड्यूस होगा? यहाँ पे दोबारा से एटीपी प्रोड्यूस होगा। ठीक है जी, हमें समझ आ गई है, एक एटीपी दोबारा से यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया। अच्छा जी, क्लियर। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट। अब साइटोक्रोम सी से फिर प्रोटॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? अच्छा देखिए, जो यहाँ पे प्रोटॉन की पंपिंग हो रही है ना वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन हो रही है, आपने याद रखना है। वो इलेक्ट्रॉन के साथ, अगर इलेक्ट्रॉन और के साथ प्रोटॉन की पंपिंग हो रही है तो इसे हम कपल मूवमेंट कह सकते हैं जी, बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, अब साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन जाते हैं कम्प्लेक्स फोर की तरफ। ठीक है, कम्प्लेक्स फोर की तरफ। कम्प्लेक्स फोर से फिर इलेक्ट्रॉन जाते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, मतलब इसको लीव करते हैं। जब इसको लीव करेंगे, किसको? साइटोक्रोम
सॉरी साइटोक्रोम कह रहा हूँ कम्प्लेक्स फोर को जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे यहाँ से फिर पंपिंग होगी प्रोटॉन की, फिर प्रोटॉन जाएंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में, फिर यहाँ पे एटीपी की प्रोडक्शन होगी। ठीक है, दोबारा से यहाँ पे क्या बन गए, एटीपी बन गए। ठीक है, समझ आ गई बच्चों, बिल्कुल समझ आ गई। नहीं समझ आई, समझ आ जाएगी। अच्छा ठीक है, अब कितने एटीपी प्रोड्यूस हो गए देखें यहाँ पे NADH से कितने एटीपी प्रोड्यूस हो गए, 1 2 और 3। कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस हुए, कम्प्लेक्स 1 के ऊपर प्रोड्यूस हुए, कम्प्लेक्स 3 के ऊपर प्रोड्यूस हुए और कम्प्लेक्स 4 के ऊपर। क्लियर। अच्छा, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जी थे अब ये कहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे हमारे पास इधर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। यहाँ पे ऑक्सीजन जी पहले से मौजूद है। ठीक है, ऑक्सीजन इंतजार कर रही है कि कब आएंगे इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन आ गए और इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 प्रोटॉन के साथ मिल जाएंगे। ठीक है, 2 प्रोटॉन के साथ मिलके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये बना देंगे वाटर। क्या, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये बना देंगे वाटर। ठीक है, वाटर बन गया। अब यहाँ पे किसी स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन हो, मेरे माइंड में तो आता है जब मैं स्टूडेंट हूँ, कि यहाँ पे 1/2 क्यों आया है। सोचने वाली बात है, रट्टा तो नहीं मारना। ये 1/2 बेसिकली ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप 2H+2E भी लिख सकते हैं, +2E यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, आप लिख सकते हैं 2E। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन के साथ मिल रहे हैं और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बन रहा है। अब क्वेश्चन है यहाँ पे MCQ जाता है कि वाटर कहाँ पे बनता है, वाटर बनता है हमारी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब यहां तक क्या थी, यहां तक हमारी थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये याद रखना है। ठीक है, प्रोसेस तो ये ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन चल रहा है, लेकिन इस यहां तक थी हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब यहाँ पे कुछ MCQs आ सकते हैं कि एटीपी कहाँ कहाँ बनता है। एटीपी कम्प्लेक्स 1 के ऊपर बनता है, कम्प्लेक्स 3 के ऊपर बनता है और कम्प्लेक्स 4 के ऊपर बनता है। ठीक है, और फाइनल एक्सेप्टर कौन था इलेक्ट्रॉन का, फाइनल जो एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का वो है ऑक्सीजन। ठीक है, और कहाँ पे ऑक्सीजन पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। क्लियर। अच्छा, अब एक और बात यहाँ पे याद है, मैंने आपको बताया था काफी दफा, आप चीजें ये बताई हैं मैंने आपको कि NADH 3 हमारे पास एटीपी प्रोड्यूस करता है। कितने, 3 एटीपी। तो मैंने ये प्रूव करके दे दिया आपको कि NADH इस तरह से 3 एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कितने एटीपी दे रहा है, 3 एटीपी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट अपने क्लियर कर लें कि NADH जो है ना वो 3 एटीपी देता है। क्यों देता है, ये आपके सामने रीजन है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब ये यूज होता है तो मतलब जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो ऑक्सीडेशन के नतीजे में कितने एटीपी देता है, 3 एटीपी। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं ये FADH2 जो था, FADH2, अब इसकी क्या होगी, FADH2 जाएगा कम्प्लेक्स 2 जो है ना, यहाँ पे कम्प्लेक्स 2, ये क्या करेगा, ये इससे प्रोटॉन को रिमूव करवाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर इसकी क्या होगी, यहाँ पे इसकी होगी ऑक्सीडेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, कम्प्लेक्स 2 में जाएंगे। अब इस कम्प्लेक्स 2 का नाम क्या है, कम्प्लेक्स 2 को हम कहते हैं सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज। क्या, अब डीहाइड्रोजिनेज क्यों कह रहा हूं मैं, 1 को भी डीहाइड्रोजिनेज कहा, 2 को भी, क्यों, कोई बता सकता है जी। डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रोजिनेज मतलब वो हाइड्रोजन को रिमूव करे, तो इसलिए हम इसे कह रहे हैं डीहाइड्रोजिनेज। इसका नाम है सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज, या इसको हम FADH डीहाइड्रोजिनेज भी कहते हैं। ठीक है, ये भी बात आपने याद रखनी है। अच्छा, तो यहां से क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे कम्प्लेक्स 2 में, कम्प्लेक्स 2 से फिर वो कहाँ जा रहे हैं, साइटोक्रोम क्यू में, साइटोक्रोम क्यू से फिर वो जा रहे हैं साइटोक्रोम सॉरी साइटोक्रोम क्यू से वो जा रहे हैं कम्प्लेक्स 3 में। अब जब ये कम्प्लेक्स 3 को लीव करेंगे तो क्या होगी, वही प्रोसेस के यहाँ पे प्रोटॉन की पंपिंग होगी और एक एटीपी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एक एटीपी प्रोड्यूस होगा, तो प्रोड्यूस हो गया एक एटीपी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, जाएंगे साइटोक्रोम सी के पास, साइटोक्रोम सी से फिर दोबारा जाएंगे किस में, कम्प्लेक्स 4 में। कहाँ, कम्प्लेक्स 4 में। अच्छा, तो कम्प्लेक्स 4 में चले गए, कम्प्लेक्स 4 से फिर ये जब लीव करेंगे तो यहाँ पे फिर एटी पंपिंग होगी प्रोटॉन की। ठीक है, प्रोटॉन फिर कहाँ से, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से जाएंगे इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। जब ये पंपिंग होगी तो इसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होगा, एक एटीपी हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, दोबारा से वही मैकेनिज्म सेम ही है, ये जाएंगे ऑक्सीजन के पास, फिर वाटर बन जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे एक और बात बता दूं आप लोगों को कि कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं,
दो हमारे पास NADH के आते हैं और दो हमारे पास FADH के आते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पे लिखा हो तो आपने समझ लेना है कि 4 इलेक्ट्रॉन क्यों लिखा है। 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास NADG देता है और NADH देता है, और 2 इलेक्ट्रॉन देता है FADH2। तो ये दोनों भाई साहब दो दो इलेक्ट्रॉन हमें देते हैं, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन कहीं पे लिखा हो तो कंफ्यूज आप लोग ने नहीं होना, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन उसके, 2 इलेक्ट्रॉन उसके, तो यहाँ पे फिर दोबारा से क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। कहाँ पे, मैट्रिक्स में, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारी कंप्लीट हो गई। अब क्या होगा, अब इसके बाद यहाँ पे ये देखें कि प्रोटॉन यहाँ से यहाँ मूव करके जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक आप लोगों को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दिख रहा है, जी बिल्कुल दिख रहा है। किसकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स, के 2 पॉइंट्स के दरमियान कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ जाए। देखें अब यहाँ पे कैसे डिफरेंस है, पहले प्रोटॉन थे हमारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, अब वो कहाँ चले गए हैं, वो चले गए हैं इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। तो प्रोटॉन यहाँ से मूव कर गए हैं, इधर से प्रोटॉन इधर चले गए हैं, तो इधर प्रोटॉन कम हो गए और इधर प्रोटॉन ज्यादा हो गए। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ गया ना यहाँ पे, प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन के कंसंट्रेशन डिफरेंस। अब यहाँ पे प्रोटॉन है ज्यादा, तो यहाँ से प्रोटॉन फिर दोबारा कहाँ है जी, जहाँ पे जाती होती है ना वहां से फिर प्रोटॉन मूव करेंगे। अब ये कैसे मूव करेंगे, ये मूव करते हैं कम्प्लेक्स, इसे हम 5 भी कहते हैं, एटीपी सेंथेज या एटीपी सेंथिटेज, या F0 F1 एटीपीएस भी इसे कहते हैं। क्या, इसके 3 नाम मैंने बताए हैं, एटीपी सेंथेज भी कहते हैं, एटीपी सेंथिसेज भी कहते हैं, और F0 F1 एटीपीएस भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो क्या होगा, हमारे पास इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में प्रोटॉन हो गए थे ज्यादा, क्या, प्रोटॉन हो गए थे कंसंट्रेशन में ज्यादा। अब ये प्रोटॉन जो हैं ये मूव करेंगे किसको, इस एटीपी सिंथेटेज को या F0 F1 एटीपीएज को यूज करके। ये क्या है, कम्प्लेक्स है, ये एक एंजाइम है, ठीक है, मल्टी सब यूनिट एक एंजाइम, इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब इससे मूव करेंगे किधर, इससे मूव करेंगे हमारे पास ये दोबारा से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा थी इनकी, तो यहाँ से ये मूव करेंगे थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, तो देखें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ रहे हैं, कोई भी चीज आ रही है ना, तो क्या हुआ, वो क्या होती है, वो होती है हमारे पास डिफ्यूजन, ठीक है। अब यहाँ पे ये यूज कर रही है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को ये यूज कर रहे हैं। तो जब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को यूज कर रही हैं तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम कहेंगे ऑस्मोसिस, क्योंकि ऑस्मोसिस की डेफिनेशन ही यही है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस होगी, ठीक है, क्लियर। अब कीमी का क्या मतलब है, केमिकल, मतलब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक केमिकल है ना, तो इस वजह से इसे हम कहते हैं कीमी ऑस्मोसिस। क्या, इस वजह से हम इसे कहते हैं कीमी ऑस्मोसिस, एटीपी सिंथेसिस। अब जब प्रोटॉन जो हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आएंगे, यहाँ पे है हाई कंसंट्रेशन, हाई H से हाई और L से लो, तो हाई से लो की तरफ आ रहे हैं। जब हाई से लो की तरफ आएंगे तो क्या होगा इसके नतीजे में, इसके नतीजे में इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि एक एडीपी के साथ एटी फास्फेट मिलके हमारे पास क्या बनता है, एटीपी। क्या, फास्फेट मिलके क्या बनता है, एटीपी। बेसिकली यहाँ पे 3 एटीपी बनते हैं। इसकी रीजन क्या है, मैं आपको आगे चल के ना एटीपी सिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, तब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, देखते हैं। हाँ, कीमिया ऑस्मोसिस की चलो डेफिनेशन भी देख लेते हैं। कीमिया ऑस्मोसिस, अब ये क्या होता है, कीमिया ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्रोटॉन्स मूव अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मैंने आपको वही बात ऊपर बता दी डेफिनेशन, ठीक है। थ्रू किसके जरिए, एटीपी सिंथेस यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम प्रोटॉन ग्रेडियंट, ठीक है। मतलब प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी उस एनर्जी को यूज करके प्रोटॉन क्या करते हैं, हाई कंसंट्रेशन से, मतलब कहाँ से, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मूव करते हैं, ठीक है। तो किसको यूज करके, एटीपी सिंथेसिस, और प्रोड्यूस करते हैं एटीपी, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कीमिया ऑस्मोसिस। अब ये जो एटीपी सिंथेसिस था इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट्स आप लोग बता दूं, क्योंकि एमसीक्यूज पेपर में मोस्टली आते हैं, और लिपन कोड में इसके बारे में ना डायग्राम है इसकी, वहां पे थोड़ा सा लिखा गया है,
तो देख लेते, एटीपी सिंथेज कम्प्लेक्स, या इसको F0 F1 F0 एटीपीएज भी कहते हैं। अब ये क्या है, एटीपी सिंथेज इज अ कम्प्लेक्स मल्टी सब यूनिट एंजाइम कम्प्लेक्स। ठीक है, एटीपी सिंथेज इज अ लार्ज मल्टी सब यूनिट एंजाइम कम्प्लेक्स विद टू पार्ट्स, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इसका F0 और एक होता है F1। अब F0 और F1 कौन कौन से हैं मैं अभी बताता हूँ। ये देखें, ये है हमारे पास ये हमारे पास F0 और ये है हमारे पास F। ठीक है, तो क्या होता है, प्रोटॉन F0 को क्रॉस करके F1 तरफ जाती है। ठीक है, F0 से F1 की तरफ जाते हैं एटीपी सिंथेज कम्प्लेक्स को यूज करके। अब थोड़ा सा देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को, किस तरह से ये जाते हैं। देखिए, हाँ एक और बात आप लोगों को बता दूं, ये जो F0 होता है ना, ये होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ठीक है, ये कहाँ होता है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है F0। F0 कह रहा हूँ, हाँ F0 कहाँ पे होता है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में F0। और जो F1 है ना, ये कहाँ होता है, ये मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैट्रिक्स में, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में और ये मैट्रिक्स में। तो याद रखना है अपनी लोकेशन इसकी। अच्छा ये देखें, F0 के बारे में है, लोकेटेड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, मैंने अभी बता दिया है। मेड अप ऑफ, किस चीज से मिलकर बना होता है, इसमें A B C सब यूनिट्स होते हैं। ठीक है, किससे बना होता है, ABC सब यूनिट्स, और इसमें जो C सब यूनिट है वो रिंग बनाते हैं। ये आपने याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है MCQ के लिए, कि ये जो C सब यूनिट है ये रिंग बनाता है। अब क्या होता है, ये जो F0 है ये चैनल प्रोवाइड करता है। देखिए F0 से F1 की तरफ जाते हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो ये चैनल प्रोवाइड करता है किसको, ट्रांसपोर्ट प्रोटॉन फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस टू मैट्रिक्स। ये प्रोटॉन जो है वो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ जाएं। अब F1, ठीक है, F1 लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बता चुका हूं। ये बना होता है किस से, इसके पास 3 अल्फा होते हैं, 3 बीटा। अब ये 3 अल्फा और 3 बीटा को अगर हम मिला दें तो इसको हम कहते हैं हेक्सामेरिक रिंग। ठीक है, हेक्सामेरिक स्ट्रक्चर या हेक्सामेरिक सब यूनिट्स, 3 अल्फा और 3 बीटा के बाद एक गैमा होता है, डेल्टा होता है और इप्सिलन होता है। ठीक है, ये इप्सिलन है, इप्सिलन, इप्सिलन। ठीक है, सब यूनिट्स। अगर इसमें टोटल की बात करें, 3 और 3 6, 6 और 3 9 होते हैं। अगर टाइप्स की बात करें तो 5 होती हैं, 5 किस्म के। देखें 1 2 3 4 5, तो ये भी आपने याद रखना। कोई आपसे पूछ सकता है कि कितने टाइप्स होती हैं, 5 टाइप्स के सब यूनिट्स। टोटल सब यूनिट्स कितने हैं, 9 हैं। अच्छा अब क्या होता है, होता यह है कि प्रोटॉन फ्लोज फ्रॉम, देखें F0 से जो है ना प्रोटॉन आते हैं किधर, ये हमारे पास F0 है, ये ठीक है। तो प्रोटॉन फ्लो फ्रॉम F0, प्रोटॉन फ्लो फ्रॉम F0 causes the C ring and gamma sub units to rotate। ठीक है, सी रिंग किसके पास होता है, F0 के पास सी रिंग होता है, और गैमा सब यूनिट किसके पास होता है, F1 के पास। तो ये दोनों रोटेट करते हैं। ठीक है, क्या, रोटेटरी मोशन, रोटेट करते हैं, जैसे मोटर एक रोटेट करते हैं ना, पानी की देख लें, फैन को देख लें, जैसे वो रोटेट कर रहे होते हैं, तो ये रोटेट करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इस रोटेशन की वजह से दिस रोटेशन चेंजेस द शेप ऑफ बी सब यूनिट्स। ये याद रखना है आपने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो रोटेशन होती है ये बी सब यूनिट्स की शेप को चेंज करती है, लीडिंग टू, क्या काज करती है, एटीपी सेंसेस ड्यू टू कैटालिटिक साइट्स लोकेटेड ऑन बीटा सब यूनिट्स। ठीक है, इसकी वजह से, क्योंकि बीटा सब यूनिट जो होता है ना उसके ऊपर होते हैं कैटालिटिक साइट्स, तो उस वजह से जो है ना एटीपी सेंसेस होता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, कि वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सी रिंग प्रोड्यूस 3 एटीपी। कोई पूछ सकता है कि 3 एटीपी क्यों प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि बीटा जो है ना उसके तीन तीन बीटा होते हैं, 3 सब यूनिट्स होते हैं ना, तो एक सब यूनिट 1 एटीपी प्रोड्यूस करते, 3 सब यूनिट 3 एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से ये क्या, एक जो कंप्लीट रोटेशन है सी रिंग की वो 3 सब यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने खुद ही इसकी ना
इजी डायग्राम ऐड की है एटीपी सिंथेज की। बाकी जो है ना ये लिप्पन कोड की जो बुक है उसमें दी गई है अच्छे से। आप उसके सारे जो है ना वो देख सकते हैं कि कहाँ पे सी रिंग है, ठीक है, कहाँ पे जो है ना ए सब यूनिट है, बी सब यूनिट है, अल्फा कहाँ पे है, बीटा कहाँ पे, गैमा कहाँ पे, वहाँ पे ये बिल्कुल डायग्राम दी गई है वाजे तौर पे। तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने खुद ही इजी ऐड की है ताकि आप लोगों को ना एग्जाम में अगर बनानी पड़े तो आप ये वाले डायग्राम इजीली बना दें, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये मसला फिर ना हो। तो ये था हमारा ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप दोबारा से पूछ लीजिएगा। तो आज के लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।